औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे एम्बेसी की सूरत हाल और इसके सऊदी अरब के मतलब भी आज हम बात करेंगे, उम्रा वीज़ा के मतलब भी, और जो हज का सीज़न है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वीज़ों पर उसके बारे में भी, और नए इशू होने वाले वर्क वीज़ों के मतलब, और शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैक्सिमम सपोर्ट की आपकी तरफ से ज़रूरत है, क्योंकि जब कई भाई यहाँ पर भी सऊदी अरब में आ जाते हैं तो उनको भी बहुत सारे मसले मसाइल यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो इस कंट्रीज़ में भी आकर वो भाई फेस करते हैं, तो लिहाजा उनकी रहनुमाई भी आपके व्यूज़ से ही लागू है। अगर आप व्यूज़ देंगे तो उनकी रहनुमाई भी बहुत अच्छे तरीके से होगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप इन जो सपोर्ट है वो उन भाइयों के साथ देखेंगे भी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे एम्बेसीज़ के बारे में, जो कि कराची एम्बेसी है और इस्लामाबाद एम्बेसी है, दोनों एम्बेसियों के मुतालिक। तो जो कराची एम्बेसी है इसमें ऑब्जेक्शन का सिलसिला जारी है। ऑब्जेक्शन जिनमें लगे हैं वो नेवटेक के हैं, अकद अमल के हैं, और इसके साथ साथ कई ऑब्जेक्शन फिंगरप्रिंट्स के भी देखने को मिले हैं। और एक जो कॉमन ऑब्जेक्शन इस वीक में देखने को मिल रहा है वो है मेडिकल ऑनलाइन का मसला। पिछले हफ्तों में हमें नेवटेक ऑनलाइन का मसला देखने को मिला था, अब मेडिकल ऑनलाइन का प्रॉब्लम आ चुका है, जिसकी वजह से क्या है, कई भाइयों का मेडिकल ऑनलाइन नहीं हो रहा। ऑनलाइन होता है, वो वाफिद पे देखते हैं वो ऑनलाइन है, देखें आप वाफिद पे भी देख लें। अब जिन भाइयों को नहीं पता ना ऑनलाइन का, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि वो वाफिद की एक वेबसाइट है वाफिद के नाम से, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिखें और उसके बाद अपना मेडिकल आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि ऑनलाइन है या नहीं, और उसके बाद मौफा पे भी। अब मसला क्या आ रहा है कि दोनों वेबसाइट पर ऑनलाइन होता है लेकिन एम्बेसी में जाके ऑनलाइन नहीं होता। अब इस चीज़ की समझ नहीं है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्बेसी के पास भी वही वीज़ा और वही वेबसाइट पर शो होना है, लेकिन इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। अब इसका जो निकला, ये भी चीज़ें सुनने को मिली हैं या देखने को मिली हैं कि ये जो एजेंट हजरात हैं इसमें भी इनका कारआमद है, कोई रोल है, लेकिन ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन होती हैं मगर एम्बेसी में शो नहीं हो रही, तो एक मेडिकल लेटर बनवा कर साथ लगाना पड़ता है। तो ये है। अब इसका हल क्या है? हल इसका ये निकला है कि जब मेडिकल आपका एक्सपायर हो जाता है ना, जब आप नया करवाते हैं तो वो कुछ वो वाला जो मेडिकल है ना वो ऑनलाइन शो होता है। अगर किसी भाई का इस मामले में हुआ है कि उसने दोबारा मेडिकल करवा के, यानी कि एक्सपायर हो गया, ऑनलाइन नहीं हो रहा था, दोबारा मेडिकल करवा के उसने अगर एम्बेसी भेजा है ना, तो वो नीचे लाजमी कमेंट्स में बताए ताकि हम उसका कमेंट यहाँ पर शामिल कर सकें और दूसरे भाई को बता सकें। ये सुनने में ये मिला है कि मेडिकल दोबारा ऑनलाइन करवाना पड़ता है, फिर ये ऐसा होता है। अब जो कमेंट्स इस तरह के हैं लास्ट वीडियोस में मैंने उनका जवाब अभी से ही दे दिया है कि मेडिकल ऑनलाइन का ये प्रॉब्लम आया है। दूसरे नंबर पे नेवटेक का जो मसला है, जो डिफरेंट कैटेगरीज पर नेवटेक लग चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं कि सीधा दूसरे तरीके से काम करवा रहे हैं। तकरीबन नॉर्मल प्रोसेस का सीन बहुत कम है, तकरीबन भाई दूसरे तरीके से लगवा रहे हैं, वीआईपी तरीके से। और फिर वीआईपी तरीके से वीज़ा लगवाने के चक्कर में आपको पता है कि ये 100% चांस नहीं होता, ऑब्जेक्शन लग जाए आपके। आज सऊदीया या सऊदी एम्बेसी के ऑब्जेक्शन लगा देगा जी वीआईपी वीज़े बंद हैं या हमने नहीं करना, तो आप लोगों ने महीना 2 महीने जमा करवाए हुए हैं, फिर परेशानी बनेगी। तो इसलिए अगर नॉर्मल प्रोसेस से चले तो ठीक है। वीआईपी प्रोसेस में आपको पता है कि रिस्की है। वीआईपी प्रोसेस में देखा कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आपका वीज़ा कब लग जाएगा, लगने को वो 1 दिन में लग जाए, नहीं लगने को वो 2 महीने भी पड़ा रहे। वीआईपी प्रोसेस में ये भी होता है, पासपोर्ट नहीं बाहर आ रहा होता, ठीक है ना, पासपोर्ट आ जाता है तो बाहर बताया नहीं जाता कि जी पासपोर्ट आपका आ गया है। तो ये भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो आप ये करें कि नॉर्मल प्रोसेस से चलें तो सही बात है। अब क्या होता है कि सबसे बड़ा मसला क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह वैकेंसीज आती हैं, कोई भी शिरका है, मुसस्सा है, कोई भी कंपनी है, उसने अपनी सीट्स निकाल दी हैं जी, 10 वीज़े चाहिए जी। हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जाते हैं, किसी एजेंसी के पास निकले हैं, हम जाते हैं वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे के आते हैं, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो हम पकड़ा आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एजेंट हमसे महीने बाद या 15 दिन बाद बात करता है और कहता है जितने पैसे दे दें आपका वीज़ा निकलवाते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास हैं, इतना टाइम लगेगा। तो इस तरह है। देखिए ये एक तरीका कार मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि हम क्या इधर हमारा क्या मसला होता है, इसी स्टेप पे हम कहते हैं कि जी हमारा वीज़ा वकाला नहीं बन रहा जी, इतने दिन हो गए हमारा एग्रीमेंट नहीं आ रहा जी। ये बहुत बड़ा कॉमन मसला मेरे भाइयों जो फेस करना पड़ रहा है कि कमेंट्स मैक्सिमम यही है, मेरी मेल्स पे भी यही चीज़ें हैं। जब मैं उनसे कम्युनिकेट करता हूँ या पूछता हूँ कि जी आपने अपना वकाला देख लिया है या नहीं, जी वो हमने इंटरव्यू दे के आए हैं और एजेंट के हमारा बना के देगा, वो इतना टाइम लगेगा। देखें ये बनने में भी महीना लग जाता है,
ये बनने में भी टाइम लग जाता है। अब एजेंट अब वीज़े लेके नहीं बैठा हुआ सर, उसने आपकी रिक्रूटमेंट करानी है, आपकी उसने फाइल पकड़ ली है, वो आगे आगे उस कंपनी को भेजेगा, कंपनी वेरीफाई करेगी, कंपनी वेरीफाई करने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई करेगी, उसके बाद आपका वकालत सिस्टम, ये फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें होंगी। एक तो ये कैटेगरी हो गई है। दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि जी हमारा फिंगरप्रिंट भी हो गया, हमारा वकाला भी बन गया, हमारा मेडिकल भी हो गया। ये था नॉर्मल प्रोसेस। वो हमने एजेंट को डॉक्यूमेंटेशन दे दी और फिर एजेंट ने कहा जी मैंने आपका फलां एम्बेसी में, या कराची है या इस्लामाबाद है, उसमें भेज दिया। देखें, पहली बात ये कि वो वहाँ से TCS करवाता है। वो TCS की डेट है, TCS 1-2 दिन में पहुँचता है कराची में। उसके बाद वो ड्रॉप बॉक्स में जाता है, ड्रॉप बॉक्स नंबर ही लगाता है, वो TCS ड्रॉप बॉक्स वाले को भेजता है। ड्रॉप बॉक्स के पास अब देखें एक दिन में कितने पासपोर्ट्स उसके पास होते हैं। तो ये देखें, उन पासपोर्ट में आपका भी लाइन में लगा होता है। तो हम अभी डॉक्यूमेंटेशन भेजते हैं और 1 हफ्ते बाद कहते हैं जी हमारी डेट नहीं चेंज हुई, या ये हो गया कि हमने 1 हफ्ता हो गया कि हमारी डेट्स नहीं चेंज हो रही, या हमारी डॉक्यूमेंटेशन में वो हमने भेज दी हैं और पता नहीं अंदर जमा भी है या नहीं, या क्या है। देखिए, एजेंट ने आपको यही कहना है, उसने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन भेज दी है। अब क्या होगा, वो जाएगी ड्रॉप बॉक्स के पास, ड्रॉप बॉक्स आगे अंदर लेके जाएगा। अब ये आपकी किस्मत ड्रॉप बॉक्स पे है, वो अब अंदर भिजवा देता है। अब अंदर क्या होता है जी, डेस्क लगे हैं। अब उन डेस्क पे कितने पासपोर्ट हैं जो अंडर वर्किंग है। तो उसमें देखें आप लोग, इधर सारा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना होता है। इधर जितना सब्र करेंगे उतना आपको फ़ायदा है। कम से कम अपने जहन में आप महीना 1.5 महीना रखें। 1.5 महीने के बाद जाके इस टेंशन में पड़ें कि जी आपका वीज़ा क्यों नहीं लग रहा, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ड्रॉप बॉक्स के पास है तो। बाकी ये नहीं है कि आप इंटरव्यू दे के आए हैं और वहाँ से आप अपना डेट शुरू कर दें गिनना कि जी मैंने इस दिन अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी को एजेंट को दिए हैं और वो आगे उसने भेजे हैं। तो ये काइंडली इन चीज़ों को पहले आप क्लियर करें। अब उसके बाद एक VIP सिस्टम है। अब यहाँ पे कमेंट आता है जी अंडर एज वीज़ा लग रहा है या नहीं। अंडर एज वीज़ा है, VIP सिस्टम के थ्रू लगाया है। देखें, अगर ये एम्बेसी इस चीज़ को वेरीफाई कर ले तो नहीं लगेगा। यहाँ पे तो मेडिकल के बगैर भी वीज़ा लग रहे हैं, तो ये वेरिफिकेशन पे है, लग रहे हैं ये नहीं लग रहे, ये एम्बेसी में है। ये कि एम्बेसी डिसीजन जो हैं वो एम्बेसी उस दिन का, उस हफ्ते का बनाती है। इस हफ्ते नहीं लग रहे, अगले हफ्ते क्या पता लग जाए। तो ये है आपके लिए ये जो अंडर एज वीज़ों का सीन है। तो अब देखिए, रोज़गार का ये मसला है जिसकी वजह से ये सारा कुछ करना पड़ता है। सारे भाई जो है वो सारी बात है रोज़गार की तलाश में यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन अंडर एज वीज़ों के बारे में यही आपको बता रहे हैं कि जनाब एम्बेसी के डिसीजंस पर है, वो 1 हफ्ते का अपना लाएमल बनाती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है। अब तो सीज़न ही ईद का शुरू हो गया है। आपका पता है कि पाकिस्तान में ईद की कमो बेश भी 10 छुट्टियाँ तो बन ही रही हैं, कमो बेश 10 छुट्टियाँ हैं। अब जो एम्बेसडर है, जाहिर बात है सऊदी जो एम्बेसडर है वो पाकिस्तान तो नहीं रुकेगा, वो ईद करने अपने वतन वापस आएगा और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर वो फिर उस हिसाब से दिन लगाकर फिर वापस जाएगा। तो ये टाइम अब देखें जिनके जमा हो रहे हैं, ये लग सकता है। थ्रेशोल्ड बढ़ना है, इसके बाद थ्रेशोल्ड कितना बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकती हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप लोग भाई सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा, तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब नए वर्क वीज़े या नए वर्क वीज़े इशू होने में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद ही तकरीबन 15-20 दिन और हैं, उसके बाद हज का सीज़न शुरू हो जाना है। और हज के दौरान आपको पता है कि मैक्सिमम जो प्रोसेस है या तशहीर है या जिस जगह पे भी है, मैक्सिमम प्रोसेस हज का ही होना है, हज के वीज़े ही लगते हैं। क्योंकि ये हमारी कंट्री की बात नहीं, सिर्फ एक पाकिस्तान की बात नहीं है। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, स्वीडन, कितने कंट्रीज़ हैं, कोई भी पूरे खित्ते के मुसलमान हैं, सारी बात है, उन्होंने हज के लिए अप्लाई किया होता है। तो ये सारा प्रोसेस है, लाखों की तादाद में वो वीज़ा प्रोसेस होते हैं। तो ये वर्क वीज़ों में या इन चीज़ों में तख़ीर हो सकती है। रही बात उम्रा वीज़ा की, तो उम्रा वीज़ा का जिनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे भाई, उनको नहीं आएगा। जिनको आ चुका है उनका प्रोसेस होगा, क्योंकि अब अप्रैल में 14 अप्रैल तक 26 अप्रैल तक डेट रखी हुई है। इसके बाद सऊदी अरब में भी अलाउ नहीं है कि कोई वहाँ पर, जिनके पास वर्क वीज़ा है, कि वो वहाँ पर उम्रा जाके कर सकें। परमिट लेंगे, उसके बाद जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए उम्रा वीज़ा के लिए यही है कि भाई अगर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है तो वेल एंड गुड है, किसी और एजेंसी से रब्ता कर ले। अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों को वेट करना होगा। अब वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन सऊदी अरब ने हज के लिए, याद रहे जो हज के लिए है, उन्होंने अभी से नोटिफिकेशन निकाल दिया है। मेनिंजियो कोकर की वैक्सीन हज के लिए ज़रूरी है। पोलियो के तो पहले ही थी, लेकिन ये हज के लिए ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन सऊदी अरब ने पहले से निकाल दिया है, ये आपको ख़बरों में भी सुनने को मिल जाएगा और ये चीज़ होगी भी। तो अब अगर हम शामिल कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पर किए थे। रुस्तम अली पूछते हैं 1 मंथ हो गए हैं, अभी तक वीज़ा नहीं लगा, डॉक्टर एक्सपायर हो गई है। ऐसा कमेंट शामिल करने का मकसद ये है कि इसमें कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कब दी है, क्या है, अब वीज़ा लगा है, क्या उन्होंने अपना अकदमल भी देखा है या नहीं, या आपने यहाँ पे लिखी, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जी आपका कब वीज़ा लगेगा। सोहेल खान पूछते हैं कि कौन
कौन से एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं ईद के बाद रवानगी है। देखें एज इट इज़ तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चेक करते। हाँ, आपसे इंक्वायर करने के लिए वो आपका पासपोर्ट, आपका अकदमल, जो भी चीज़ें हैं वो चेक कर सकते हैं, सामान भी चेक हो सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट और वर्क है। जो आप जाते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, ये उनका रूल होता है। जब आप कोई भी एयरपोर्ट पर जाते हैं, एंड पे आपकी इमिग्रेशन की स्टैंप लगती है जिस पे एग्जिट की स्टैंप होती है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है कि आप के वहाँ पर वो आपका एग्रीमेंट चेक कर सकते हैं। आपसे पूछेंगे जी आप सऊदीया किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप क्या करेंगे वहाँ पे, आपकी सैलरी कितनी है, वो ये चीज़ें आपसे डिस्कशन में ला सकते हैं। कहते हैं डेट चेंज हो गई है, 4 दिन हो गए हैं, वीज़ा नहीं लगा, वर्क वीज़ा है। देखें ये डेट चेंज हो गई है तो ये कम से कम 5 दिन वेट करना पड़ता है, 3 से 5 दिन। तो आप देखें आपका इस वीक में लगता है या नहीं। आपने कैटेगरी मेंशन नहीं किया, अब ये वीआईपी वीज़ा है, नॉर्मल वीज़ा की डेट चेंज हुई है, ये भी नहीं पता। अगर वीआईपी वीज़ा है तो इसको बहुत ताख़ीर हो सकती है। पूछते हैं कि मुसस्से के वीज़े पे आना चाहिए या नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट का वीज़ा है। देखिए पहली बात ये है कि यहाँ पर किसी भी मुसस्से का, किसी भी शिरके का कुछ भी बताया नहीं जा सकता। देखिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये आप पर डिपेंड करता है। एग्रीमेंट आपका है कि उस मुसस्से शिरके के साथ आपका एग्रीमेंट क्या है। वो एग्रीमेंट वेरिफिकेशन है उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जवाज़ात से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। तो देखिए अगर वो ऑथेंटिक है तो आप आएँ। जहाँ पे शिरके मुसस्से तो हज़ारों की तादाद में है। किस किस के बारे में इधर हम यहाँ पे अपडेट करें ना, शिरके और मुसस्से हज़ारों की तादाद में सऊदी अरब में हैं। तो इसीलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि जी आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आ रहे हैं, आपका वीज़ा कौन सा है, आपका एग्रीमेंट लेटर किस टाइप का बना है। तो अगर ये ऑथेंटिक है तो आप आएँ यहाँ पर काम करें, ज़रूर काम करें। तो अब एक और बात है कि जिनके एक मैं पूरे आपको डिटेल दे रहा हूँ ये सारी सब कमेंट्स के बीच में, कि जितने भी आपके वीज़े 1-1 महीने पहले या इस तरह जमा हुए हैं तो देखें वो आप अपने एजेंट्स के पीछे पड़ें, उनको कहें कि वो आपका नंबर जो है वो जल्दी लगवाएं और सारा कुछ आपका जल्दी प्रोसेस करवाएं। जिनके ये फरवरी में जमा हुए हैं उनको तकरीबन ये 1.25 महीना 1.5 महीना हो चुका है। नॉर्मल प्रोसेस है तो अब तक उनका एटलीस्ट डेट चेंज हो जानी चाहिए थी, वीज़ा लग जाना चाहिए था। अगर वीआईपी है तो उनको मे बी 2 महीने वेट करना पड़ सके, लेकिन 1.25 महीना जिनको हो चुका है वो अपने एजेंट से पूछें। अब जितने भी कमेंट्स इस तरह के हैं वो अपने एजेंट से इस चीज़ को डिस्कस करें और इस चीज़ को, इस वीज़े को लगवाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भाई की डेट आज चेंज हुई है वो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताए। किसी भाई का वीज़ा लगा है तो भी वो लाजमी बताए। काइंडली आप कैटेगरी लाजमी मेंशन किया करें और जिस तरह भी है वो आप नीचे 1-2 लाइन में लाजमी कमेंट किया करें। तो आपसे यही गुजारिश होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।